ओके बच्चों, तो एक तो वेडनेसडे की डीसीएस हमको क्या करना है हमने डिसाइड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स हम चालू कर चुके थे। मॉडर्न फिजिक्स में हमने अभी जस्ट है ना फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की लाइट को अपन पार्टिकल भी मानते हैं। अगर पार्टिकल मानते हैं तो क्या मानते हैं, ये अपन ने बातें करी है। और ये जो फोटोन होता है इसकी प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर रहे थे। फोटोन है जीरो रेस्ट मास। फोटोन का कोई मास नहीं होता है, रेस्ट मास जीरो है। अगर फोटोन ट्रेवल कर रहा है तो उसका कुछ मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम है तो उसका एक डायनेमिक मास आप डिफाइन कर सकते हो, द मोमेंटम कैरिड बाय फोटोन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। बट दैट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, वो बस एक अपन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। रेडिएशन प्रेशर पढ़ रहे थे अपन। हाँ, पावर ऑफ सोर्स कैसे होती है, पॉइंट सोर्स की पावर कैसे डिफाइन करते हैं, रेडिएशन प्रेशर रेडिएशन फोर्स के क्वेश्चन देख रहे थे। मैंने आपको आखिरी में क्वेश्चन कराया था एक हेमिस्फीयर के सेंटर पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया था, पॉइंट चार्ज की पावर दे दी थी और फिर हेमिस्फीयर पे मैंने फोर्स पूछ लिया था। ठीक है। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने सबसे एंड में करा था। अब आज आगे बढ़ते हैं। पहले तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं रेडिएशन प्रेशर से। रेडिएशन प्रेशर या रेडिएशन फोर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले तो चलो पहला क्वेश्चन आज का। आपके पास है ना एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हाई इंटेंसिटी की आ रही है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हाई इंटेंसिटी की आ रही है। हाई इंटेंसिटी की एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है। इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट के पाथ में यहाँ पर मैंने एक स्फीयर रखा हुआ है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट के पाथ में मैंने यहाँ पर एक स्फीयर रखा हुआ है ना। ये पूरे स्फीयर पे लाइट फॉल कर रही है। लाइट बीम इज फॉलिंग ऑन दिस कंप्लीट स्फीयर। ठीक है। दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर रेडियस का स्फीयर है। लाइट इस पे आके फॉल हो रही है। लाइट की इंटेंसिटी मैंने आई दिखाई है। केस वन आपको ये मानना है कि पूरा स्फीयर जो है वो अब्सॉर्बिंग है, अब्सॉर्प्टिव पावर वन है, परफेक्ट अब्सॉर्बर है। और केस टू आपको ये मानना है कि पूरा स्फीयर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिव पावर वन है ना। ये अब्सॉर्प्टिव पावर है, रिफ्लेक्टिव पावर, ये आपने पढ़ा होगा रेडिएशन में, हीट कंडक्ट हीट के रेडिएशन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। तो ये अपन को दे रखा है। पहले केस में प्योर ऑब्जॉर्बर है स्फीयर, सेकंड केस में प्योर रिफ्लेक्टर है। दोनों केस में फोर्स ऑन स्फीयर बताओ। फोर्स ऑन स्फीयर ड्यू टू रेडिएशन, फोर्स क्या लग रहा है। कुछ अगर मानना है जैसे लाइट की वेवलेंथ मानना है तो मान लेना, आपकी इच्छा है, आपको जरूरत लग रही है तो मान लीजिएगा। ठीक है। मैंने आपको इंटेंसिटी दे रखी है, करो ट्राई। फर्स्ट केस में स्फीयर प्योरली अब्सॉर्बिंग है, जो भी लाइट फॉल कर रही है उसको अब्सॉर्ब कर रहा है। सेकंड केस में स्फीयर प्योरली रिफ्लेक्टिंग है, वो जो भी लाइट फॉल कर रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। दोनों केसेस में इसका फोर्स क्या लग रहा है बताइए। और ये जो भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे आप है ना अच्छे से याद रखना जो भी यहाँ सीखेंगे। ठीक है। ये एक तरह से थ्योरी का क्वेश्चन है। लाइट से ऑब्जेक्ट लेविटेट हो सकता है। हाँ गगनदीप, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सफिशिएंट फोर्स अगर लग जाए लाइट से तो हो सकता है। अब सफिशिएंट फोर्स के लिए क्या चाहिए आपको, पावर वगैरह, ये सोचना पड़ेगा, है ना। चलो कुछ का जल्दी से कुछ जवाब आ गया मेरे पास। कुछ मैं चाहता हूँ कोई ट्रिक व्रिक से तो नहीं करा आपने इसको, आप बेसिक से करिए। अगर इसको किसी ट्रिक से कर रहे हो तो बाद में तकलीफ होती है। ठीक है। आप इसको प्रॉपर तरीके से करिए, इंडिकेट करके करिए, कोई इसमें ट्रिक यूज नहीं करना है।
चलो काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास केस 1 के। ठीक है, देखो लाइट जब फॉल कर रही है तो अलग अलग जगह जब लाइट फॉल करेगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। यहाँ पर जो लाइट फॉल कर रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग, यहाँ पे लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग, यहाँ पे लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग। एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरिएबल है यहाँ पर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंसी होती है फोर्स की, हमने पढ़ा है ये, है ना। हमारे जो फोर्स का फॉर्मूला था उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस से डिपेंडेंसी थी। तो हम एक काम करेंगे, हम सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किन पोर्शंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट है। तो अगर मैं जो लाइट के इंसिडेंट डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के डायमीटर से थीटा एंगल पे जाकर एक ऐसा सेक्शन बनाऊं, एक रिंग जैसा बनाऊं, उस रिंग पर हर तरफ मुझे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखेगा, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखेगा। यहाँ नीचे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ही दिखेगा जैसा ऊपर दिख रहा है, तो मुझे इस रिंग पर सिमेट्री जैसी दिखेगी। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे एलिमेंट कैसा लेना है जिस पर हमको सिमेट्री जैसा दिख रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं चलने की कोशिश करूंगा इस स्फीयर पे, तो मुझे यहाँ पर ऐसे रिंग पे चलना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? 3D में सोचो तो स्फीयर पे ऐसी मुझे रिंग जैसी दिखेगी, इस रिंग पर लाइट जब फॉल करेगी सब तरफ मुझे सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? पहले तो ये पॉइंट सबको क्लियर? यस, ओके, बहुत बढ़िया। अब प्योर अब्सॉर्बिंग केस में फोर्स का फॉर्मूला अपन ने निकाला है, हमको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या था। जो सरफेस एरिया, अच्छा ये सरफेस एरिया लिख सकते हैं अपन, छोटा सा क्या होगा, मैं डी थीटा एंगल मान रहा हूँ, तो ये रेडियस आर थी, तो ये रिंग जो होगी इसकी रेडियस हो जानी चाहिए मेरे पास आर कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, इसकी रेडियस हो जानी चाहिए आर साइन थीटा। तो 2 पाई आर साइन थीटा, ये इसकी सर्कमफरेंस होगी 2 पाई आर साइन थीटा, और सर्कमफरेंस में ये छोटी सी विड्थ मल्टीप्लाई कर दो, दिस विड्थ व्हिच इज गोइंग टू बी आर डी थीटा, व्हिच इज गोइंग टू बी आर डी थीटा, तो मुझे इसका एरिया मिलेगा। तो कि जब मैं इसे कट करके ओपन करूंगा तो इसकी जो विड्थ होगी इनटू जो इसकी लेंथ होगी वो एरिया होना चाहिए। लेंथ विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग व्हिच इज 2 पाई आर sin थीटा इनटू द विड्थ व्हिच इज r sin थीटा। ये हो गया छोटा सा एरिया। अभी छोटे से एरिया पे जो लाइट फॉल कर रही है उसकी वजह से यहाँ जो फोर्स लगेगा, अच्छा फोर्स की डायरेक्शन प्योर अब्जॉर्प्शन के केस में इसी डायरेक्शन में आएगी, df। तो df फोर्स कितना होना चाहिए केस 1 का, वो अपन ने पढ़ा है, याद करो, आई एरिया इंटू कॉस थीटा अपॉन सी। ये पढ़ा था क्या? फोर्स जो लाइट के डायरेक्शन में लगता है वो आता है आई ए कॉस थीटा बाई सी, तो ए को मैंने डी ए ले लिया। ये क्लियर है क्या? देखो अच्छे से, है ना। ये हमने पढ़ा था, केस हमने बनाया था कि प्योरली ऑब्जॉर्बिंग सरफेस पे क्या फोर्स लग रहा है, तो वो अपन ने बस फॉर्मूला लगा दिया है ना। अब मैं क्या करूंगा, एरिया की वैल्यू रख दूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों करूंगा, क्योंकि हर तरफ फोर्स लाइट के डायरेक्शन में लगेगा, लाइट की डायरेक्शन सभी जगह सेम ही आएगी, सारी रिंग्स पे सेम हॉरिजॉन्टल है, तो सब तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ही है। तो टोटल फोर्स के लिए मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, एस ऑल डी एस आर इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, सारे के सारे डीए फोर्सेस लाइट की डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो सबकी डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम जब होती है तो अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जीएफ का इंटीग्रेशन विच इज आई ए कितना था 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये था डी ए इंटू कॉस थीटा अपॉन सी। बस अब इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए बाहर का खेल है, यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 करना, क्योंकि बाकी स्फीयर पे तो लाइट ही नहीं गिरेगी, लाइट गिर रही है ओनली एंगल 0 टू पाई बाय 2 चेंज हो रहा है उतने रीजन पे, बस। अब यू कैन इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आने वाला है आई पाई आर स्क्वायर बाय 6, है ना। ये कई बच्चों ने मुझे जवाब भी दिया है, तो ये आने वाला है, सही बात है क्या? देखो तो इंटीग्रेशन यही आएगा, यस, है ना। चलो तो ये केस 1 का फोर्स आ गया, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या, कुछ भी डाउट?
सभी बच्चे देख लो अच्छे से एक बार, और अगर डाउट नहीं है तो फिर अपन केस 2 पे आगे बढ़ते हैं। अच्छे से चेक करो इसमें कोई डाउट किसी को, सब चीज आई कि नहीं समझ में। कैसे हमने एरिया लिखा ये समझ में आया कि नहीं, एरिया यही वाला क्यों लिया ये समझ में आया कि नहीं, फोर्स को कैसे लिख दिया मैंने, फिर फोर्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूं मैं। एवरीथिंग क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया है ना। अब अपन केस 2 समझते। सर रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले सकते थे क्या। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिंग मतलब कि ऐसा कुछ लेना चाहते हो, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा ना बेटा। मतलब आप खुद इमेजिन करो, ये तुम्हारे पास स्फीयर है ऐसा, ये स्फीयर है, उसमें अलग अलग जगह पर जब ऐसे लाइट गिरेगी तो इस हॉरिजॉन्टल रिंग पर अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो। अब कुशागर मेरे से पूछ रहा है सर एक जनरल फॉर्मूला भी होता है ना रेडिएशन ऑन इंसिडेंट एरिया का, उससे डायरेक्ट आ जाएगा। कुशागर भाई मैंने तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं है, और आपने जहां भी पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा कॉशियसली पढ़ना, ठीक है। चलो केस 2 का रचित बोल रहा है इसका डबल आंसर है। अच्छा रचित ठीक है, देखते केस 2। चलो केस 2 का आंसर क्या आएगा, अपन थोड़ा दिमाग निकालते हैं। ये केस 1 में जो यहाँ पर लाइट फॉल करी थी, केस 2 में भी तो ऐसी फॉल करेगी। फर्क क्या आ जाएगा केस 2 में, क्या क्या चीज चेंज हो जाएगी बताओ। केस 2 में चेंज क्या क्या हो जाएगा बताओ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदलेगी, मोमेंटम चेंज भी चेंज हो जाएगा, मतलब फोर्स भी चेंज हो जाएगा, है ना। केस 2 के लिए हम जो फोर्स लिखेंगे, याद करो हमने जब प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो फोर्स पढ़ा था, इसका एक तो डबल आया था 2IdA/c, और एक तो कॉस का स्क्वायर आया था। देखो जरा कॉपी खोल के, एक तो डबल आता है और कॉस वाले का स्क्वायर बनता है, सही है क्या। डीएफ सही है क्या, ठीक है। दूसरी चीज डीएफ की डायरेक्शन वो लाइट के वो नॉर्मल के डायरेक्शन में आती है, डीएफ की डायरेक्शन भी नॉर्मल के डायरेक्शन में आती है। ये जो डीएफ है उसकी डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन में आती है, तो डीएफ का कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल होगा ना, यहाँ पर भी डीएफ का कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल होगा ना, इस पूरी रिंग पर जो फोर्स लग रहा है उसका कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल होगा ना। ये डीएफ फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैं क्यों ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट, पहली चीज तो क्योंकि इसमें नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल आने वाला है भाई, सब तरफ जब ऐसे इस पूरी रिंग पर ऐसे ऐसे फोर्स लगेंगे उनका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल बनने वाला है ना। आपको इमेजिन करो कि एक रिंग है, उस रिंग पर ऐसे एंगल पे सब तरफ फोर्स लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल बनने वाला है, ठीक है। तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे। नाउ नेट फोर्स वो होना चाहिए डीएफ के भी cos थीटा कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से π/2, ठीक है। तो एक तो बाहर 2 आया, आई डीए की वैल्यू ये लिखो फिर से 2πr² cos थीटा sin थीटा, नहीं sin थीटा d थीटा इंटू एक cos पर थीटा था, एक cos थीटा, और तो एक cos क्यूब थीटा आ जाएगा यहाँ पे, दिस होल थिंग अपॉन सी। ये एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा मैं उसको अच्छे से लिख दूं अगर, तो 4πr² I/c है, तो कॉमन आ गया 4πr² है ना, अंदर क्या बचेगा मेरे पास cos क्यूब थीटा sin थीटा d थीटा, 0 to π/2 उसको इंटीग्रेट करना है। कहीं भी कोई भी डाउट, देखो अच्छे से, cos क्यूब थीटा आएगा ना, सही है क्या। यस, cos थीटा t ले लो, cos थीटा t ले लो, तो माइनस sin थीटा d थीटा dt, ये माइनस dt हो गया, माइनस बाहर लगाओ, cos थीटा को t डाल दो, t क्यूब का इंटीग्रेशन t³ by 3 आ जाएगा, लिमिट 1/3 नहीं t क्यूब है ना ऑलरेडी, t की पावर 4/4 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे t की पावर 4/4 आ जाएगा, 1/4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो πr² I/c, अंदर बचेगा t की पावर 4, t की पावर 4 में लिमिट डालना है,
पहले 0 डालने के क्योंकि पावर माइनस साइन का, तो cos की पावर 4 cos 0 पे 1 हो जाएगा और पाई बाय 2 0 हो जाएगा। बस तो यार देखो आई पाई आर स्क्वायर बाय सी। देखो क्या आया आंसर, देखो जरा। अरे तो सेम आ गया, ये तो बदला ही नहीं। कई बच्चे बोल रहे थे डबल आना चाहिए, आ रहा है क्या डबल? सेम आ गया, तो दिखा क्या सेम आया? चलो किस किस को लग रहा था डबल आएगा, किस किस को लग रहा था डबल आएगा? ट्रिक हो गई फेल, है ना। अंशुल बोल रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट? नेट फोर्स इस पे हॉरिजॉन्टल है। ये जो हमारा स्फीयर है ना, स्फीयर पे ऐसे सिमेट्रिकली लाइट गिर रही है, तो सिमेट्रिकली ऐसे सब तरफ डीएफ 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 का हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट आएगा। ये नेट फोर्स यही आएगा, इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, समझे? चलो ट्रिक इज फेलिंग, पर लॉजिकली तो डबल होना चाहिए ना, क्योंकि मोमेंटम में चेंज अलग है। रचित में इसका कौन सा लॉजिक से अपन डबल बोल रहे हैं? लॉजिकली डबल होना ही क्यों चाहिए? मैंने कैलकुलेट करके डबल निकाला था और कैलकुलेशन गलती कर दी, कोई बात नहीं, तो हम, है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है जो डबल बताता है, क्योंकि देखो एक तो फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है। जो डीएफ फोर्स है ना, वो डीएफ फोर्स एक तो यहाँ पे 2 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा आया था डीएफ में, देखो यहाँ पे लिखा भी है 2 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा आया था, और फिर उसका भी तुम्हें कंपोनेंट लेना पड़ा था। तो कोई मुझे को तो कहीं से कहीं तक लॉजिक से दिखने रहा है कि डबल होना चाहिए। प्लेन एरिया पे मैंने तुमको डबल बताया है, यहाँ थोड़ी डबल बताया है, समझे कुछ? ना, चलो एक्चुअली वो जो डबल लग रहा है वो ऊपर पार्ट और लोअर पार्ट आपस में कैंसिल हो रहे वर्टिकल में। हाँ जो भी है, स्क्रीन क्या ब्लर हो रही है क्या? नो, ठीक है, तो कुछ आपके एंड पे कुछ दिक्कत है यार बेटा? चलो मेरा एक ही इसमें बच्चों को सजेशन रहता है, कोई ट्रिक ट्रिक मत याद रखना, इसमें ना बच्चे ट्रिक लगाएंगे तो गलत कर देंगे, ठीक है? क्वेश्चंस को एज इट इज पूरा भले याद रख लो आप, कि भाई स्फीयर पे जब पैरेलल लाइट बीम आती है तो फोर्स का रिजल्ट क्या आता है, ये डायरेक्ट याद कर लो, पर ट्रिक जैसा मत बना के याद रखो। इंटेंसिटी इनटू एरिया बाय सी ऐसा कर दो, ये ट्रिक मत याद रखो, इस ट्रिक से तुम गलतियां कर बैठोगे, समझे क्या? चलो नोट कर लो अच्छे से। तो हाँ बोलिए। तो मैंने जो पहले केस में सोचा था ना, वो ऐसे केस में नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मतलब इफेक्टिव एरिया लेते हैं ना अपन, जो लाइट जिस पे इंसिडेंस कर रही है। तो अगर ये अपन मैंने कब बताया? मैंने कब बताया ऐसा इफेक्टिव एरिया लेते हैं? ये कहाँ से आप बोल रहे हो इफेक्टिव एरिया लेते हैं? क्या कह रहे हो आप? ये हमने कब बात करी है ऐसा कि कुछ इफेक्टिव एरिया जैसा कुछ हाँ होता सर, है? ये जब अपन ने कॉस थीटा कंपोनेंट लिया था, वो तो तभी लिया था जब परपेंडिकुलर हो रहा था। तो वो तो पर इंटेंसिटी डेफिनेशन की वजह से आया था। हाँ सर, तो हाँ, अपन स्फीयर में लेंगे परपेंडिकुलर के लिए। तो तो इंटेंसिटी के लिए डिफाइन करा, वो तो अपन ने इंटेंसिटी दी हो तो पावर निकालने के लिए लिखा था। इंटेंसिटी से मुझे अगर एनर्जी फॉलिंग निकालना हो या नंबर ऑफ फोटोन निकालना हो, उसके लिए सिखाया था मैंने। मैंने फोर्स के लिए कब सिखाया था कि एरिया इफेक्टिव ले लो? फोर्स के लिए भी तो परपेंडिकुलर लिया था। आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी, लाउडर। इंटेंसिटी का अपन ने परपेंडिकुलर ही तो लिया, मतलब लाइट जा रही थी उसका परपेंडिकुलर लिया था ना, मतलब डीए के पैरेलल लिया था ना। आप अगर ध्यान दे, मैंने आपको कभी भी, मैंने इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें आपको बताया था इंटेंसिटी की डेफिनेशन में नीचे जो एरिया आता है वो लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर एरिया एंगल पे दे दिया हो तो एरिया का कंपोनेंट ले लेना, मैंने बस ये बताया। इसके अलावा ना तो मैंने फोर्स में कभी आपको बोला इफेक्टिव एरिया लेने का कुछ, मैंने कहीं किसी और जगह कुछ बोला ही नहीं है। और इंटेंसिटी की सिर्फ डेफिनेशन में बताया था कि लाइट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं, वहां पर भी इफेक्टिव एरिया जैसा शब्द तो मैंने यूज करा ही नहीं है, ओके सर। है ना। चलो तो है ना, तो एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, आप लोग है ना प्रेशर वाले जो चैप्टर है ना फ्लूइड्स के अंदर आपको बताते हैं इफेक्टिव एरिया का कुछ कॉन्सेप्ट,
वहां जैसा ही आप यहाँ लगा देते हो। पता नहीं क्यों बच्चों को वहां जैसी चीज यहाँ पे याद आ जाती है, फील भी होता है, वो लाइट आ रही है, प्रेशर यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, तो प्रेशर वर्ड को वो वहां फ्लूइड वाले से रिलेट करके लगा देते हैं। एक्चुअली फ्लूइड में और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पर जब लाइट सरफेस से फॉल कर रही है तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो लाइट की डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन लाइट की डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में फोर्स की डायरेक्शन लाइट की डायरेक्शन में थी और सेकंड केस में परपेंडिकुलर थी सरफेस के। तो थोड़ा चीजें चेंज है यहाँ पर, यहाँ एग्जैक्टली फ्लूइड जैसा केस नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी बदल रहा है कि जो फोर्स लगता है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंट भी है। तो काफी चीजें बदल चुकी है यहाँ पर, प्रेशर जो फ्लूइड्स के अंदर होता है और यहाँ पर एक जैसी चीजें नहीं हो रही है। फ्लूइड्स में बस हाइट पे प्रेशर डिपेंडेंट होता था, वो एंगल पे थोड़ी डिपेंडेंट होता था, और प्रेशर इनटू एरिया करते थे वहां पर आप फोर्स निकालने के लिए, और वो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी काफी डिपेंडेंसी है। तो हालांकि वर्ड अपन यहाँ रेडिएशन प्रेशर ही यूज करते हैं, बट फ्लूइड प्रेशर और ये प्रेशर अलग है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्लूइड वाले से आपके दिमाग में इफेक्टिव एरिया आ जाता है, जबकि मैंने कहीं भी आपको इफेक्टिव एरिया वर्ड यूज ही नहीं करा था। ठीक है, चलो और कुछ डाउट? मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपको अगर फोर्स निकालना हो, तो आप बिल्कुल बेसिक से करो, बिल्कुल एक एक चीज सोच समझ के करो, कोई ट्रिक व्रिक मत लगाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरली मैंने देखा है कि आईआईटी के क्वेश्चन, आईआईटी यार ऐसे क्वेश्चन उठा के देता है जिसमें बच्चे गलतियां कर दे। तो आप गलती ना कर दो, तो उसके लिए सजेशन यही है कि बेसिक से करो। ठीक, चलो किसी किताब में तुम्हें ट्रिक मिल भी जाए, कोई भी तरह की ट्रिक मिले, तो जिस पर्टिकुलर केस की उन्होंने ट्रिक बताई हो वो उस केस में होती है, ऐसा याद करना। उस ट्रिक के सारे इफ एंड बट्स याद करना। ठीक है, हर जगह हर ट्रिक मत लगा देना। चलो आगे बढ़े। जैसे आपको एक कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन में दिखाऊं, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन चलो बताते हैं आपको। एक एक और आपको आइडिया देता हूं मैं, है ना। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को खुद घर पे ट्राई करना है। एक मेरे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर पर पैरेलल लाइट बीम आके फॉल हो रही है। ये दिस इज अ सिलेंडर, सिलेंडर पर पैरेलल लाइट बीम आके फॉल हो रही है। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है ना। सिलेंडर पे पैरेलल लाइट बीम आके फॉल हो रही है, हाइट मान लो उसकी कुछ है h, रेडियस कुछ मान लो r। इस पे निकालना दोनों केस पे फोर्स, दोनों केसेस से फोर्स। तो यहाँ देखना कुछ आपको थोड़ा सा अलग चीज दिखेगी, हो सकता है अलग दिखे, हो सकता है सेम दिख जाए, है ना। अब सिलेंडर के बाद एक कोन दे दिया मैंने, कोन पर पैरेलल लाइट बीम आके फॉल हो रही है हाई इंटेंसिटी की, यहाँ पर भी हाई इंटेंसिटी की। यहाँ पर तो और अलग डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, इसमें भी दोनों केस का कोशिश करना। मैं पहले बता रहा हूँ ये थोड़े से, सिलेंडर तो फिर भी थोड़ा इजी है, कोन वाला तो ज्यादा टफ हो जाएगा, तो ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, नोट कर लो ये होमवर्क क्वेश्चन। देखते हैं आपके जो डिस्कशन ग्रुप है उस पर इसका सॉल्यूशन भेजना आप करके, देखते हैं कि कौन बच्चा सही करके भेजता है। चलो सोहम पूछ रहा है पार्शियली अब्सॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग और बोथ, दोनों केसेस में करना है, केस 1 केस 2 ये दोनों करना है। ठीक है, चलो कुछ बोल रहा है सर क्या आंसर, कुछ मैंने क्या बोला आपको, लॉजिक नहीं लगाना है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बेसिक से करके दो। बेसिक से आप इतनी जल्दी आंसर निकाल ही नहीं पाओगे इसका, आप अच्छे से इंटीग्रेट करके दो। अगर आप आंसर दे रहे हो, मैं आंसर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन मेथड, पूरा सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो ये आप करिएगा,
अच्छा, एक छोटी सी चीज अभी याद आ गई मेरे को, वो भी कर लेते हैं अपन। मान लो एक सरफेस है, उस सरफेस का नॉर्मल ये है, उस सरफेस पे किसी थीटा एंगल पे लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, उस सरफेस पे किसी थीटा एंगल पे लाइट आके इंसिडेंट हो रही है। दिस इज अ प्लेन सरफेस और लाइट की इंटेंसिटी आई है जो आके इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब ये सरफेस क्या है कि 50% रिफ्लेक्टिंग है, रेस्ट अब्सॉर्बिंग है। 50% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, 50% को अब्सॉर्ब कर लेती है। 50% को रिफ्लेक्ट कर देती है और 50% को अब्सॉर्ब कर लेती है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मैंने थीटा दे दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने थीटा दे दिया है। तो पहली चीज मैंने पूछी आपसे, इस पर प्रेशर क्या लग रहा है, प्रेशर क्या लग रहा है, इसका एरिया ए है, वैसे प्रेशर के लिए एरिया की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। और सेकंड चीज मैंने पूछ ली, इसका फोर्स क्या लग रहा है। दो चीज पूछे मैंने आपसे, करिए सर्वेश करना आप ट्राई। चलो अभी क्वेश्चन करो जल्दी से सब। चलो 50% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जो भी लाइट इस पे फॉल करती है उसकी 50% ये रिफ्लेक्ट करता है और बची हुई अब्सॉर्ब कर लेता है। चलो वेदांत का आंसर आया है। वेदांत किस पार्ट का आंसर है, दो पार्ट पूछे मैंने, प्रेशर एंड फोर्स। फर्स्ट का, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर। यस बुराउद्दीन, बिल्कुल सही। करने का लॉजिक बहुत सिंपल है, बुराउद्दीन ये भी बोल रहा है, यही बोल रहा है सेम चीज। 50% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो 50% फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एक्चुअली। तो जो फोटॉन्स का नंबर था वो 50% मतलब आधा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स का। तो उस हिसाब से फोर्स भी आधा लगा दो, सिंपल सी बात है, प्रेशर भी आधा लगा दो, है ना। यस, काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो, प्योर रिफ्लेक्टिंग के केस में 2i cos स्क्वायर थीटा बाय सी ये आता था प्रेशर, प्योर रिफ्लेक्टिंग के केस में। इसका आधा लेना पड़ेगा क्योंकि हाफ ही इंटेंसिटी से फोर्स लगेगा, है ना। और बचा हुआ प्योर अब्जॉर्प्शन के केस में प्रेशर होता था आई कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, इसका भी आधा लेना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करो तो प्रेशर हो जाएगा 3/2 आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी। प्रेशर का आंसर तो सही है, ये प्रेशर का आंसर तो सही है। यस सर्वेश बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अब मुझे फोर्स का आंसर दीजिए जल्दी से, फोर्स का आंसर दीजिए जल्दी से। गगनदीप बोल रहा है दिया है, कहा है गगनदीप, गलत है गगनदीप ये। शांतनु आई थिंक गलत है। दुशागर गलत है। हाँ
यस, सो हम बिल्कुल सही। फोर्स को वेक्टरली जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। जब अब्जॉर्प्शन होता है तो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइट आती है, जब रिफ्लेक्शन होता है तो फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस आती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस अलग होगी। अब्जॉर्प्शन का फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग द लाइट, और रिफ्लेक्शन का फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा परपेंडिकुलर। कितने कितने होंगे ये दोनों कंपोनेंट? जो रिफ्लेक्शन से फोर्स होगा वो होगा हाफ 2ia cos स्क्वायर थीटा बाय सी, ये होगा रिफ्लेक्शन का। और अब्जॉर्प्शन का होता है आई ए कॉस थीटा बाय सी, उसमें केवल कॉस थीटा आता है और 2 भी नहीं होता है। तो ये दोनों फोर्सेस थे और हाफ हाफ लगा दिया क्योंकि 50% रिफ्लेक्शन है, 50% अब्जॉर्प्शन है, और इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बोलो, ये समझ में आया कि क्या करना था? यस, ठीक है। चलो, अब दोनों का फोर्स का कंपोनेंट पूछ ले अगर कोई सरफेस से परपेंडिकुलर, तो कुछ नहीं, इस वाले का कंपोनेंट लेके इधर ऐड कर लेना, है ना। तो नेट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा वही 3/2 IA cos स्क्वायर थीटा बाय सी इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन का भी कंपोनेंट बचेगा। ठीक, चलो। अच्छा, इस 50% को मैं कुछ और कर देता तो भी कर सकते थे आप, 25% कर देता, 70% कर देता, 90% कर देता तो भी कर सकते थे ना, है ना। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब ये भी ध्यान रखना, डायरेक्शन भी फोर्स की ध्यान रखना पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, और अभी तक हमने क्या करा है, फोटोन की थ्योरी समझी है, लाइट एज अ फोटोन क्या होता है वो सब समझा है, ठीक है। ये हटा रहा हूं समय। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मॉडर्न फिजिक्स का पहला जो टॉपिक है अपना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसे प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वो भी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय phi, measured in electron volts. नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर करते हैं इसको, दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो, it is the energy needed, it is the energy needed to remove or eject, to remove or eject an electron. It is the energy needed to remove or eject an electron from from surface of a substance, from surface of a substance, from surface of a substance. आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है सबने? क्या मुझे आयनाइजेशन एनर्जी बता सकते हो क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है? माइक ऑन करके बोल के बता दे, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, बताइए। आई एम ट्राइंग टू लिसन। हाँ, एक आइसोलेटेड, यस, नहीं नहीं, तो हम गलत बोल रहे हो आप, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये ज्यादा सही होगा। तो एक आइसोलेटेड गैसियम एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगी आपको, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी है। फर्क क्या है इनमें? वर्क फंक्शन अपन किसी सब्सटेंस की सरफेस से निकालते हैं, और सब्सटेंस की जब सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत सारे एटम्स का क्लस्टर होगा एक्चुअली। जैसे मैंने आयरन का एक ब्लॉक ले लिया, उस आयरन के ब्लॉक में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आयरन के ब्लॉक में जो सारे एटम्स है वो आपस में बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको अलग एनर्जी देना पड़ेगी। वेर सिंगल गैसियस आइसोलेटेड आयरन एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अलग एनर्जी देना पड़ेगी। So it is somewhat related to ionization energy but has a different meaning. समझ में आ रही बात, है ना? Yes. So work function is the energy needed to remove an electron from a surface of a substance. अब substance में normally हम यहाँ metals की बात कर रहे हैं। हम मेटल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में आगे सारी चीजें मेटल की होगी, इसलिए कई बार किताबों में इसको मेटल भी लिख दिया जाता है ना। कोई गलती नहीं उसमें, मेटल भी लिख दे तो ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट?
हाँ वो बिल्कुल सही। आयनाइजेशन एनर्जी स्पेसिफिकली सिंगल गैसियस एटम से होता है। एक अकेले गैसियस एटम जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, उससे तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी देना पड़ेगी वो आयनाइजेशन। पर जब मैं किसी सब्सटेंस की सरफेस की बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज एक कॉपर का ब्लॉक ले लिया, तो कॉपर के ब्लॉक में जो एटम्स होंगे ना, वो एक्चुअली अकेले अकेले नहीं है, हर एटम का दूसरे एटम से कुछ इंटरेक्शन है, हर एटम का दूसरे एटम से कुछ इंटरेक्शन है। तो एटम्स के इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है ना, वो भी बदल जाती है। सिंगल गैसेस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं और एक सब्सटेंस में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो अलग होते हैं। बात समझ में आई? चलो फिर मेरे पास कुछ पूछ रहा है, इज इट ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी? देखो ऐसा कंपैरिजन तो मैंने कभी करा नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी का। मैं एकदम, आप किताब से ढूंढ सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कितनी होती है और वर्क फंक्शन कितना होता है, आप खुद कंपेयर करके देख सकते हो कि ज्यादा होती है कि कम होती है। ठीक है, और इस बारे में मैं कंपैरिजन करना भी नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिकल फैक्ट्स के थ्रू जाए अपन। क्योंकि क्या होता है ऐसी चीजों में ना, हम सोचते क्या है और हो क्या जाता है एटम्स के अंदर। मैंने पहले बताया यहाँ पे चीजें कई बार क्लासिकल फिजिक्स से हम गलत निकाल लेते हैं, तो ऐसी चीजों में सोचने से ज्यादा फैक्ट से जाना चाहिए। ठीक है, समझे बात है मेरी आप? किताब खोलो, ढूंढो, जैसे सीजियम का वर्क फंक्शन आपको मिल जाएगा, जैसे मेरे पास यही एससीजीएम में ढूंढ के बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन वैसे आपने अच्छा पूछा है ना, मेरे को भी इंटरेस्ट आया इसमें ये जानने में कि भाई आयनेशन एनर्जी और इसमें कुछ रिलेशन होगा तो कैसा होगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं भी सर्च करता हूँ, 2 मिनट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिल जाएगा अपन को। देखो सीजियम का वर्क फंक्शन में बता सकता हूँ आपको, वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम का वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और सीजियम वर्क फंक्शन इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ उसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती, केमिस्ट्री में पढ़ी हो तो? 3.8 है वो। अच्छा, ठीक है, तो सिंपल समझ में आ गया अब आपको कि क्या रिलेशन है। सीजियम के लिए तो ऐसा हो रहा है कि वर्क फंक्शन कम है, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसलिए क्योंकि जब सीजियम का क्लस्टर होगा, बहुत बड़ा सीजियम का ब्लॉक होगा, तो सिस्टम ब्लॉक ही बनाएगा क्यों, ताकि एनर्जी कम हो रही होगी, एनर्जी सिस्टम में कम हो रही होगी तभी उसने ब्लॉक बनाया होगा। तो इसलिए अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कम एनर्जी देना पड़ रही होगी शायद, है ना? या उल्टा थॉट भी जा सकती है कि सिस्टम ज्यादा स्टेबल था पहले से, तो आपको उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ रही होगी, पर यहाँ तो कम आ रही है। वो समझ में आ रही बात? कोई ऐसा भी आर्ग्यू कर सकता है कि जब सीजियम का पूरा ब्लॉक बना तो ज्यादा स्टेबल सिस्टम है, ज्यादा स्टेबल सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में तुमको ज्यादा एनर्जी देना चाहिए थी, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि कम देना पड़ रही है ना? तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे फैक्ट से ज्यादा जाना ज्यादा बेटर रहता है ना? कई बार हम सोचने में गलत सोच सकते हैं। ठीक है, सीजियम इज ई प्लस एलिमेंट। नहीं, आयनेशन एनर्जी के लिए जो फैक्ट जो आप फंडे बता रहे हो वो वर्क फंक्शन के लिए भी क्यों लगेंगे? हम आयनेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, तो आयनेशन एनर्जी में ई प्लस एटम होता है, वो चलता है, उसकी उससे उसकी आयनेशन एनर्जी कम है आप बताते हो, पर वर्क फंक्शन उससे भी कम क्यों है? बुराउद्दीन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है यहाँ, तो शायद आयनेशन एनर्जी ज्यादा है। मैं तो एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप ये मन से कुछ भी थ्योरी मत बनाओ, जो थ्योरीज है वो पढ़ो, ज्यादा बेटर वही रहेगा। ठीक है, रचित बोलता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सुगंधी बोल रहा है वर्क फंक्शन में से ट्रांजिशन स्टेट चेंज होती है ना। वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर निकालते हो आप, इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर निकाल लिया आपने, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी वो वर्क फंक्शन। अभी आप ट्रांजिशन स्टेट की क्या बात कर रहे हो? चलो इस पॉइंट को आप ढूंढते रहना, अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, फिजिक्स में कोई नहीं पूछेगा आपसे ऐसा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा यार, बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, वर्क फंक्शन का मतलब समझ में आ गया हमको? वर्क फंक्शन क्लियर?
किसी भी सब्सटेंस है आपके पास, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी लगेगी वर्क फंक्शन। अब ये एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी आपको अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो। सप्लाई कैसे कर सकते, सप्लाई कैसे कर सकते? तो एक तरीका सप्लाई करने का होता है हीटिंग। हीटिंग जिसे हम बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। कोई सब्सटेंस है, उसको हीट कर दो, नीचे तुमने बर्नर लगाया और उसको हीट कर दो, हीटिंग से उसमें से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन आता है उसे बोलते हैं हम थर्मियन। थर्मियन जैसे मैंने आपको ट्यूबलाइट का केस बताया था, ट्यूबलाइट में फिलामेंट्स होते हैं जो हीट अप होने से इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, तो उनका भी सेम रीजन है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो हीट अप होने से इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस है। हमारे आसपास कई चीजें हैं ऐसी, हमने कई ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इमिशन हम करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल पुराने जो टीवी थे पिक्चर ट्यूब वाले सीआरटी टीवी, उसमें यही होता था, उनमें एक फिलामेंट होता था जो इलेक्ट्रॉन इमिट करता था, और इन इलेक्ट्रॉन को अपन स्क्रीन पे जाके अपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराते थे, उस पॉइंट पे फिर फॉस्फर मटेरियल ग्लो करता था। ऐसे आपको हर एक डॉट पे ग्लो की वजह से पूरी पिक्चर दिखाई देती थी। तो पहले टीवी वर्क ही ऐसे करते थे इलेक्ट्रॉन इमिशन की वजह से। तो दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना, इलेक्ट्रॉन इमिशन ड्यू टू हीटिंग। हाँ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का एक तरह से एप्लीकेशन हो गया, यस, ठीक है, जिसको अपन थर्मियोनिक इमिशन भी बोलते हैं। एससीबी में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया है, एक रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन भी दी है, हमारे काम की नहीं है वो, हमें कोई नहीं पूछेगा, बट फॉर इंटरेस्ट आप पढ़ सकते हो, तो आप एससीबी से पढ़िएगा इसको, है ना, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। क्लियर? इट इज क्लियर? चलो, so what is thermionic emission? When the energy needed to removal of electron is supplied by heating, then the process is called thermionic emission, and the electron emitted are called thermions. Electron emitted are called thermions. Second emission देखेंगे अपन field emission. Field emission बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ अगर आपने मेटल रख दिया, तो ये मेटल में से इलेक्ट्रॉन पुल कर सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल में से इलेक्ट्रॉन पुल कर सकती है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं। इस तरह के इमिशन को बोलते हैं अपन फील्ड इमिशन। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि वो फ्री नहीं होते, वो रैंडमली मोशन भी कर रहे होते हैं। मेटल के अंदर की पिक्चर कुछ ऐसी है कि उसमें एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं, एटम एक पॉजिटिव आयन जैसा बन चुका है जिसको कर्नल भी बोलते हैं, और कर्नल्स इलेक्ट्रॉन्स के सी में है एक तरह से, और इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो मोशन करके एनर्जी गेन कर सकते हैं, और अगर इतनी एनर्जी गेन हो गई कि वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तो बाहर भी आ सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना ये कहलाता है फील्ड इमिशन। बात समझ में आई? व्हाट इज फील्ड इमिशन? दिस इज नॉट रिलेटेड टू कोरोना डिस्चार्ज, नो, है ना, कोरोना डिस्चार्ज इज समथिंग एल्स। तो कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है, बाहर की एयर का डायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है, तो कोरोना डिस्चार्ज नहीं है ना ईशान? बस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, दिस इज फील्ड इमिशन। चलो, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ इमिशन। थर्ड थर्ड इमिशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। इसको मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए नहीं बताया, आप ये नहीं सोच लेते कि सेकंड नंबर पे तो सेकेंडरी इमिशन, इसका नंबर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं सेकेंडरी इमिशन का। व्हाट इज सेकेंडरी इमिशन? किसी सब्सटेंस पे कोई मेटल है सपोज, उस पे आपने ना हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी, कुछ हाई एनर्जी के पार्टिकल्स इस पे आके बम्बार्ड हो गए, तो हाई एनर्जी के पार्टिकल क्या आ सकते हैं, प्रोटॉन आ सकते हैं, न्यूट्रॉन आ सकते हैं, अल्फा रेज आ सकती है, कुछ भी, दीज आर हाई एनर्जी पार्टिकल, हाई एनर्जी पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स की रे आ रही है, न्यूट्रॉन्स आके टकरा गए, ऐसे पार्टिकल जिनमें एनर्जी ज्यादा है वो आके टकरा रहे। अब ये जब कोलाइड करेंगे तो ड्यू टू कोलिजन अपनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं,
कोई पार्टिकल आया, अपने साथ खूब सारी एनर्जी लाया, वो एनर्जी उसने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी और ये इलेक्ट्रॉन ने बढ़िया वो एनर्जी लेके बाहर आ गया, इसको एनर्जी मिल गई तो बाहर आ गई। बस इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। और सेकेंडरी वर्ड इसलिए लगाते हैं बिकॉज वो प्राइमरी जो पार्टिकल्स है वो तो स्कैटर होके दिखेंगी, उसके साथ साथ एक्सेस कुछ इलेक्ट्रॉन भी आ गए होंगे अंदर से, इसको सेकेंडरी पार्टिकल भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलते हैं उनको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसलिए प्रोसेस का नाम है सेकेंडरी इमिशन। आ रहा है समझ में? जैसे कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है हमारे पास, रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल की रेस को अपन ने बम्बार्ड करा दिया एक सब्सटेंस पे, किसी मेटल पे सीजियम विजियम पे बम्बार्ड करा दिया, तो वो अल्फा पार्टिकल टकराकर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। चलो, क्या है समझ में आया पूरा प्रोसेस? सोम बोल रहा है अगर एमआरआई मशीन्स में मेटल ले जाए तो इमिशन होगा। एमआरआई मशीन्स में यार मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जितना मुझे आइडिया है ना। 1.5 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला इस टाइप की होती है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड आएगी वहां, है ना। तो और गगनदीप पूछ रहा होता है क्या है उसमें, तो वो टॉपिक कभी बाद में देखेंगे यार, थोड़ा आप सर्च करो, आप भी ढूंढो। अभी हमारे इससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है तो मैं ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो। कुछ पूछ रहा है टकराएंगे तो बाहर क्यों निकलेंगे। देखो ये बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल जब टकरा रहे हैं तो कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। whenever two particles collide एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, तो एनर्जी ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल सकती है इतनी जितनी वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, अब यशवर्धन पूछ रहा है सर करंट कैरिंग प्लेट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। करंट कैरिंग प्लेट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन इमिशन, ऐसा मैंने कहीं देखा तो नहीं है, किसी जगह पढ़ा तो नहीं मैंने कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिशन हो गया। आई थिंक इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कभी बहुत स्ट्रॉन्ग आता नहीं है ना, वो बहुत कम होता है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा के देखना पड़ेगा। ऐसा मैंने कोई कहीं देखा नहीं है। ठीक है, चलो। और एक और डाउट आया सर, बट वो अपोजिट साइड से बाहर आएंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन? कुशाग्र क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, जरूरी नहीं है। टकरा गए, एनर्जी मिल गई उनको, अंदर दूसरे पार्टिकल से टकरा कर इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, इधर से भी आ सकते हैं, जरूर थोड़ी से नीचे से निकले, है ना। दिस इज अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है, एक लेयर थोड़ी है उसमें, तो हाँ कई सारे पार्टिकल है उसमें। दिस इज अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ मटेरियल, ऐसा नहीं कि गैस का चैम्बर है जिसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ। चलो, तो ये अपन ने पढ़ा सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते। सेकेंडरी इमिशन के बाद लास्ट जो प्रोसेस है जो हमारे सबसे ज्यादा काम की है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सभी इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक। ठीक है, सब में क्या होता है, एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को तो बाहर आ जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहां से एनर्जी मिलती है, लाइट से एनर्जी मिलती है। क्या करते हैं हम, देखो एक एक ग्लास की ट्यूब ली मैंने, इस ग्लास की ट्यूब में यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जिसका वर्क फंक्शन काफी कम है, लाइक सीजियम। सीजियम का वर्क फंक्शन कम होता है, उसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। सीजियम कनेक्ट करने के बाद हमने पूरा सर्किट बनाया इस तरह से कुछ। ठीक है, एक मैंने यहाँ बैटरी लगा दी, बैटरी इज क्रिएटिंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, और अंदर पूरा एम्प्टी स्पेस है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं अंदर, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। बैटरी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, बैटरी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब क्या करा, इस मेटल पर यहाँ पर अपन ने कुछ लाइट फॉल करा दी, लाइट ऑफ सूटेबल
फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट फॉल करा दी। हर किसी फ्रीक्वेंसी के लाइट से हर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, फ्रीक्वेंसी पे कुछ कंडीशन होती है, बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी बस लिख लो कि लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आई है, लाइट फॉल होने से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। लाइट फॉल होने की वजह से ये जो भी अपन ने कैथोड लिया है, देखो ये कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो दिस इज कैथोड, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ट्रेवल करने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ट्रेवल करने लगते हैं, वो ट्रेवल करके वहां पहुंचने लगते हैं। तो इस ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का इधर फ्लो स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के इधर फ्लो से हमें उल्टा करंट दिखने लगता है, तो हमें अपोजिट करंट यहाँ पे मिलने लगता है। ठीक है, क्या हुआ है कंप्लीट फिनोमेना? देयर इज अ ग्लास ट्यूब जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए थे हमने। दिस ग्लास ट्यूब विथ इलेक्ट्रोड वाज अ फैशन इन दैट टाइम, जब ये सब डिस्कवर हो रहा था ना। एक्चुअली सब साइंटिस्ट लोग कोशिश करते थे गैसेस में से करंट कैसे फ्लो होता है समझने की, करंट फ्लो की स्टडी चल रही थी। तो ऐसी ट्यूब के अंदर गैस लेके उसमें इलेक्ट्रोड लगा के अलग अलग प्रेशर पर कितना करंट आता है, क्या होता है, स्टडी करी जाती थी। कैथोड रे भी ऐसी डिस्कवर हुई थी। उसी दौरान ग्लास ट्यूब को अंदर वैक्यूम ले लिया और इस कैथोड पे लाइट गिरा के भी चेक कर लिया गया, तो पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं क्योंकि हमें करंट दिखने लगता है। हमने तो वैक्यूम बना दिया था अंदर, तो अंदर कुछ है तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहीं से निकले होंगे तभी करंट आ सकता है। तो ये जो फिनोमेना हो गया कि लाइट गिरने से करंट आता है, इसको बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट की वजह से करंट आने वाला इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आई बात? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे हम, अभी एक रफ आइडिया अपन को समझना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ड्यू टू लाइट करंट आने वाला फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिख रहा है अच्छे से? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कैथोड पे लाइट फॉल हो रही है, लाइट फॉल होने से वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने लगे, तो हमको ट्यूब में करंट दिखने लग गया, सर्किट में करंट आने लग गया। ठीक है, लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं उनको नाम देते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो करंट आता है इसको बोल देते हैं फोटो करंट। ठीक है, चीजों को नाम दे दिया बस अपन ने, भाई हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था तो थर्मियन बोला था, लाइट की वजह से आ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दिया उसको, है ना? तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द करंट इन द ट्यूब इज कॉल्ड फोटो करंट। क्लियर है अच्छे से? चलो, सबसे पहले इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी हर्ट्ज। जो हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी के लिए जिनके ऑनर में फ्रीक्वेंसी को अपन हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं ना, उन्होंने उन्हीं साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट उनकी जो डिस्कवरी थी वो एक तरह से साइड डिस्कवरी थी। ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ईएम वेव जनरेशन एंड ईएम वेव डिटेक्शन। वो ईएम वेव जनरेट करना और ईएम वेव को डिटेक्ट करना, इसके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक जगह से ईएम वेव बनाकर दूसरी जगह उसे डिटेक्ट करना, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इन एक्सपेरिमेंट में उन्हें पता चला कि जब है ना मेटल के ऊपर एक्सरे फॉल होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उनकी जो भी ईएम वेव जनरेशन और प्रोडक्ट और डिटेक्शन की जो प्रोसेस थी वो आसान हो गई। वो कुछ था उनकी जो प्रोसेस थी उसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उनको, तो वो इलेक्ट्रॉन मिलने से उनकी प्रोसेस आसान हो गई थी। तो उन्होंने ये पहली बार नोट करा था कि एक्सरे फॉल होने से ईएम वेव इलेक्ट्रॉन निकलते मेटल में से। फिर बाद में इसको और स्टडी करा गया, दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने इसे बहुत स्टडी करा, जैसे एक थे लेनर्ड नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे इस पे। हॉलवॉच एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने स्टडीज करी। तो हमें जो पिक्चर, ये जो ट्यूब के अंदर पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, ये हर्ट्ज ने नहीं करा था, स्टार्टिंग डिस्कवरी यहाँ से नहीं हुई थी, ये तो बाद में अपन को ये सब चीजें समझना है। चलो, आइंस्टाइन का इसमें बहुत बाद में रोल आता है। हाँ, कुशाग्र बिल्कुल सही। अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल मिला था इसी के लिए, पर उन्होंने इसे डिस्कवर नहीं करा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, स्टडीड बाय लेनर्ड, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे समझा दिया था कि ऐसा हो क्यों रहा है, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। समझे? चलो, ओके। हाँ, करेंगे गोपाल, टेंशन मत लो, वो सब भी अपन पढ़ेंगे आगे चल के। तो हमने समझा व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्लियर है?
चलो होता क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। अब थोड़ा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है? चलो तो लिखिए आगे, ये सब अगर नोट हो गया है तो लिखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 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 ठीक है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, दिस इज द अरेंजमेंट जिससे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करी है। इस अरेंजमेंट में क्या क्या है हमारे पास? ये एक मेटल है जिस जो नेगेटिव पोटेंशियल पर है इसलिए इसको कैथोड बोलेंगे। ये एक मेटल इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर इसलिए इसको एनोड बोलते हैं, है ना? वी हैव अ ग्लास ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम है, दिस इज अ ग्लास ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम है, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, ठीक है? कैथोड का जो मटेरियल है वो ऐसा लिया जाएगा जिस पर लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन निकल सके, जिस पर लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन निकल सके। हर किसी मटेरियल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि लाइट फॉल करे और इलेक्ट्रॉन निकले। तो ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट फॉल करने पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव। तो हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव कैथोड है, फोटो सेंसिटिव कैथोड है। लाइक ऐसा मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन कम है, सीजियम जैसा अपन ने मटेरियल ले लिया जिनके भी वर्क फंक्शन कम है, ठीक है? कैथोड इज अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ऑन कैथोड सुटेबल लाइट इज फॉलिंग, लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है। एनोड का मटेरियल बस एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो क्या होना चाहिए, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, गोल्ड, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है वो सब हो सकते हैं। वैक्यूम हम क्रिएट करके रखते हैं, कुछ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखते हैं, एमीटर करंट है कि नहीं चेक करने के लिए और स्विच लगा के रखा है। दिस इज अरेंजमेंट, दिस पोटेंशियल इज वेरिएबल, इस पोटेंशियल को अपन वेरी कराते रहते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा अरेंजमेंट जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं। अब पहला पॉइंट, हम क्या क्या चेंज करते हैं? हमने ये जो भी मटेरियल यहाँ लिया उस मटेरियल के लिए मटेरियल पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराई, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराई, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट फॉल कराई। तो हमें पता चला कि कुछ सर्टन फ्रीक्वेंसीज की लाइट से ही यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन होता है। लाइट जो फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा होगी तभी यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। एक लिमिट से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इसको लिख लेते हैं अच्छे से, लिखो पहला पॉइंट, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द लाइट फॉलिंग ऑन कैथोड, the light falling on cathode should be of, the light falling on cathode should be of suitable frequency, suitable frequency, ब्रैकेट में लिखो, frequency more than, frequency more than threshold frequency, frequency more than threshold frequency, frequency more than threshold frequency, then only photo electrons are emitted, then only photo electrons are emitted, then only photo electrons are emitted, even if intensity of light is high, even if intensity of light is high. चलो पहला पॉइंट लिखा सबने? यस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, light of the light falling on the cathode should be of suitable frequency which should be greater than a threshold frequency. What is this threshold frequency? वो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, हर एक मटेरियल की अपनी एक लिमिट होती है फ्रीक्वेंसी की, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता है। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है।
थ्रेशोल्ड के बराबर भी चलती है, इक्वल और मोर होगी तभी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। बात समझ में आई? पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो भी लाइट फॉल कर रही है वो ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी की लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। इसको अपन है ना लेमडा पे भी कंडीशन लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूँ c अपॉन लेमडा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन 1 अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड, और लेमडा मस्ट बी लेमडा थ्रेशोल्ड से छोटा होना चाहिए। सेम कंडीशन कैन बी पुट ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ एक लिमिट से छोटी होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैव फोटो इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल का साइन भी चलेगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एंड लैम्डा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। एंड दिस लैम्डा थ्रेशोल्ड और वेवलेंथ लैम्डा थ्रेशोल्ड या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल हियर। जो भी कैथोड का मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी। दिस फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड और लैम्डा थ्रेशोल्ड इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल ऑफ कैथोड। पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आया? क्या ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? चलो, तो हम पूछ रहा है हाई इंटेंसिटी मीन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड एंड फ्रीक्वेंसी शोज एनर्जी पर फोटोन। तो हम अभी एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो बस ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपको कि क्या है। हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से ज्यादा होगी या कम से कम उस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तब जाके फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। या वेवलेंथ को बोले तो वेवलेंथ एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, एटलीस्ट बराबर होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, व्हाटएवर मे बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब अगर वेव थ्योरी के हिसाब से सोचे, फर्स्ट पॉइंट देखा एक्सप्लेनेशन बाय वेव थ्योरी, एक्सप्लेनेशन बाय वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की जो एनर्जी है ना, जो इंटेंसिटी होती है, जो एनर्जी होती है लाइट के अंदर, उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट है। ईएम वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट होता है उसमें कितनी एनर्जी आ रही है। अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो हम एक्चुअली एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। मोर इंटेंस लाइट मतलब मोर एनर्जी इज फॉलिंग पर यूनिट टाइम। सही बात है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, मोर इंटेंसिटी मतलब मोर एनर्जी इज फॉलिंग पर यूनिट टाइम। अब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यहाँ पर देते जाए, तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो ज्यादा एनर्जी लेके आना चाहिए या वो निकलना ज्यादा प्रोबेबल होना चाहिए। ज्यादा एनर्जी आ रही है क्योंकि लाइट की, फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं होता एनर्जी के साथ। वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं होता, और यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ रोल दिख रहा था हमको। फ्रीक्वेंसी के साथ प्रॉपर्टी थी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे कंडीशन आ रही है कुछ, वेवलेंथ पे कुछ कंडीशन आ रही है, जबकि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सीधा सीधा उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होना चाहिए। हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड से रिलेशन पता था, फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं था। तो क्यों हो रहा है ऐसा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ टाइप की चीज क्यों आ रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टाइप की चीज क्यों आ रही है, इसके बारे में हम बहुत पजल्ड थे। समझ में आ रही बात है ना? ये क्लियर हुआ? वेव थ्योरी इस फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट को समझाने में अनसक्सेसफुल हो रही है, सक्सेसफुल नहीं है वो। फिर आ गए हमारे कहानी के हीरो आइंस्टाइन, जो लेके आ गए फोटॉन थ्योरी, जो लेके आ गए फोटॉन थ्योरी। फोटॉन थ्योरी से उन्होंने आराम से चीजें समझा दी। उन्होंने क्या बोला कि जब लाइट फॉल होती है तो लाइट एक्चुअली फोटॉन्स के पैकेट से, पैकेट फॉल हो रहे हैं, एनर्जी के पैकेट फॉल हो रहे हैं, और ये जो एनर्जी के पैकेट है वो एक पार्टिकल जैसी चीज है। वो आएंगे तो इलेक्ट्रॉन से टकरा सकते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन उनको टकराकर पूरा अब्सॉर्ब कर ले। वो अगर इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है तो उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी। ठीक है, ये बताया आइंस्टाइन ने कि लाइट जब गिरती है तो एनर्जी के पैकेट्स आते हैं, ये पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन से टकराकर इलेक्ट्रॉन इन्हें अब्सॉर्ब कर सकता है। फिर आइंस्टाइन ने एक चीज और बोली कि मल्टीपल फोटोन अब्सॉर्ब नहीं होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन अब्सॉर्ब करेगा। क्या बोला? एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन अब्सॉर्ब करेगा, या तो करेगा ही।
या तो हो सकता है फोटोन ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा हो, या करेगा तो एक बार में एक ही करेगा, ऐसा नहीं होगा कि दो फोटोन ऑब्जॉर्ब करे। ये उन्होंने कंडीशन बताई, समझ में आई बात? ठीक है सर, एनर्जी एफ पे डिपेंडेंट होती है, कंडीशन फिर से, हाँ बात करते हैं अपन। एक मिनट, कुछ बोल रहा है सर, ये तो प्लांक ने कहा था ना। नहीं, प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाने के लिए बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो सब कुछ आइंस्टाइन का था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो अपन आइंस्टाइन की बात करेंगे। क्लियर? हालांकि फोटोन का कॉन्सेप्ट तो प्लांक लेके आए थे, बट अपन ब्लैक यहाँ पे जो चीजें समझाई थी वो आइंस्टाइन ने समझाई थी। ठीक है, चलो अब कंडीशन ऐसी क्यों, इसका कोई लॉजिक नहीं, बस थ्योरी है आइंस्टाइन की। क्या कंडीशन है फिर से समझ लो। पहली चीज, फोटोन थ्योरी में क्या बताया, लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, लाइट हैज फोटॉन्स। सेकेंड चीज क्या बोली, इलेक्ट्रॉन में अब्सॉर्ब वन फोटोन एट अ टाइम, एक बार में वो एक ही फोटोन ऑब्जॉर्ब कर सकता है, ज्यादा नहीं ऑब्जॉर्ब कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं, लॉजिक है इसका, बस यही है, ये एक तरह से पोस्टुलेट जैसा समझ लो। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो अब आइंस्टाइन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन ऑब्जॉर्ब करता है। अब उस फोटोन को ऑब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आना है, तो जो उसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी वो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा होनी चाहिए। जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन उसे ऑब्जॉर्ब करके बाहर आ सकता है। वर्क फंक्शन इज द एनर्जी नीडेड टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, और ये एनर्जी फोटोन से मिल रही है उसको, तो फोटोन की एनर्जी जब वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी वो बाहर आ सकता है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन में कम आउट if energy is getting from photon is equal or greater than work function, तभी वो बाहर आ सकता है। तो फोटोन की एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है एनर्जी, वो तो फोटोन की है, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट बराबर होना चाहिए, तभी बाहर आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। फोटोन की एनर्जी को आपने पढ़ा है, आप h लिख सकते हैं, तो h मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, या देखो न्यू पे कंडीशन आ रही है, न्यू आ रहा है 5/h, इससे बड़ा होना चाहिए। ये 5/h जो है, बस यही हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, सेम थिंग इज अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी चीज होती है वो आइंस्टाइन ने समझा दिया। सारी बात समझ में? तो हम बात करते, सर ये तो थ्योरी गलत भी हो सकती है। हाँ, हर थ्योरी गलत हो सकती है अनलेस यू प्रूव इट, वो गलत हो सकती है, जब तक आप उसे गलत प्रूव नहीं कर दोगे जब तक आप उनको सही मान के चलेंगे। ठीक है, हमें तो कुछ भी नहीं पता ना, न्यूटन की भी गलती, हाँ मतलब ग्रेविटेशन की थ्योरी, अभी कल परसों तो बात हुई थी अपनी कि ग्रेविटेशन का फोर्स ही जैसा कुछ होता नहीं, वो तो स्पेस का कर्वेचर है। आजकल ऐसी बातें करते हैं अपन लोग, थोड़ा हायर लेवल पे जाके देखोगे तो, पर तुम्हारे किताबों में तो न्यूटन की थ्योरी अभी भी सही मान के चल रहे। तो हर थ्योरी थ्योरी है वो, है ना, जब तक अपन को उसका फेल्यूर नहीं दिख रहा जब तक सही मानेंगे उसको। ठीक है, चलो सर ये फोटोन थ्योरी का पार्ट है क्या, ये बोल सकते हैं अपन आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन है। और क्या आ रहा है मेरे पर डाउट, धीरे धीरे न्यूटन लॉ नॉन इनिशियल में फेल होगा, जैसे नहीं फेल तो नहीं हुए थे वो, तब अपन ने सही तो करा लिए थे। हाँ चलो, और एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। देखो अब तो मैंने कुछ बताया नहीं है सब। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या बातें कर ली अभी तक, हमने बात करी, आइंस्टाइन ने बताया कि भाई लाइट जो है वो फोटॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन इन फोटोन को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, जब फोटोन वहां फॉल हो रहे एक बार में एक ही फोटोन ऑब्जॉर्ब करेगा, या तो ऑब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, करेगा तो एक बार में एक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कब बाहर आ सकता है, जब जो उसे एनर्जी मिल रही है वो वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा हो, वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा हो, इसके लिए एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब सेम चीज अपन वेवलेंथ के लिए भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन को hc/λ लिख दो, उसको ग्रेटर देन वर्क फंक्शन करो, यहाँ से लैम्डा लेस देन इक्वल टू hc/5 आ जाएगा।
विच इज लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो क्यों ऐसा होता है कि लैम्डा पे कंडीशन है और फ्रीक्वेंसी पे कंडीशन है, वो हमें अच्छे से क्लियर हो गई। ये समझ में आएगा सबको? ठीक है, चलो नोट करो ये पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन होता नहीं है। तो वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी का कोई पॉइंट समझा ही नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों होता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कंडीशन है, ये समझ ही नहीं आ रहा है वेव थ्योरी से, पर आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी से इजीली समझ में आ गया। चलो ये सब हो चुका है, तो आगे बढ़े। डन, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर हमने क्या करा, ये जो बैटरी का पोटेंशियल था ना, इसको वेरिएबल लगा दिया। बैटरी का पोटेंशियल वेरिएबल लगा दिया। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल पोटेंशियल बनाने के लिए क्या करा, ये एक जॉकी जैसा लगाया, इस पॉइंट को एक बैटरी से कनेक्ट करा या रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, और रियोस्टेट के ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, लाइक दिस। ऐसा हमने रियोस्टेट लगा के वेरिएबल बैटरी बना दी। अब जो भी इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सर्किट को मिल रहा होगा, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हमने वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का अरेंजमेंट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम यहाँ पे जो करंट आ रहा था वो ऑब्जर्व करने लग गए। सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करा दी, और उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पर हमने अलग अलग पोटेंशियल लगा के देखा कि करंट कैसा आ रहा है। तो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ मिल जाएगा हमको। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन, हमने करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बना लिया। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ था उसके बीच में और फोटो करंट के बीच में हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द ट्यूब। ट्यूब का जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लग रहा है इसमें, और ट्यूब में जो करंट है फोटो करंट, उसके बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आया। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया। लो पोटेंशियल पर ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल पर करंट कम दिखता है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है करंट बढ़ता है। करंट एक लिमिट के बाद जाके कांस्टेंट हो जाता है। एक लिमिट के बाद जाके करंट कांस्टेंट हो जाता है। ये जो कांस्टेंट करंट है इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन और सैचुरेटेड करंट, आई नॉट इज कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। ठीक है, जैसा हमको ग्राफ दिखा, हमने जब बहुत लो पोटेंशियल लगाया तो करंट कम था। जैसे से हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं करंट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज बिकमिंग कांस्टेंट, एंड द कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। जिस पोटेंशियल पे जाके कांस्टेंट हो जाता है उस पोटेंशियल को कई बार अपन बोलते हैं पिंच ऑफ। पिंच ऑफ पोटेंशियल, पिंच ऑफ पोटेंशियल, वी पिंच ऑफ। ये पिंच ऑफ पोटेंशियल कोई पूछता नहीं है, ठीक है, किताबों में किसी में देखा मैंने तो मैंने भी आपको बता दिया कि पिंच ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके बारे में हमें और कुछ जरूरत नहीं जानने की, बस नाम पता होना चाहिए। चलो, तो ये करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ आया। जीरो पोटेंशियल पे करंट कम है, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ता है और बाद में कांस्टेंट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? पहले तो थोड़ा सा सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ग्राफ ऐसा क्यों आया, है ना? अच्छा, और ये जो सैचुरेटेड करंट है वो लाइट की इंटेंसिटी के साथ बदलता है। मैं बता रहा हूँ आपको अलग, अभी सही, अभी ग्राफ में शो नहीं करा मैंने, ये लाइट की इंटेंसिटी के साथ बदलता है। सैचुरेटेड करंट, दिस डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो हाँ रचित वो बात करेंगे, अभी मैंने पूरी चीज नहीं बताई आपको। तो ये ग्राफ ऐसा क्यों आया ये सोचने की कोशिश करते हैं। तो अगर वेव थ्योरी से सोचे, लाइट आ रही है, लाइट में एनर्जी आई, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब करी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। जब वो बाहर निकले हैं तो लाइट की वजह से एनर्जी लेकर वो बाहर निकले हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं जीरो पोटेंशियल लगाऊं तो नहीं होगी। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल लगाने पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं जरूरी नहीं कि सब सेम एनर्जी लेके आए, क्योंकि मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत डेप्थ से आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह से आ सकते हैं, अलग अलग एनर्जी जो लाइट की आ रही है उसका हो सकता है उन्होंने अंदर कोलिजन कर लिया हो, तो कोलिजन में कुछ एनर्जी लूज कर दी हो, तो डिफरेंट नंबर ऑफ कोलिजन करवा के बाहर आ सकते हैं वो। So there are variety of electrons, variety of types of electron within the material. So electron may come out with different energies. ये बात समझ में आ रही है? अंदर अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन से अलग अलग नंबर ऑफ कोलिजन हो सकता है उनका अंदर। ठीक है, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से तो आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है अंदर, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं नॉट नेसेसरी कि सभी आइडेंटिकल हो, सबके पास सेम एनर्जी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि यहां से वो वहां तक पहुंच पा रहे हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो इस कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, सही बात है क्या? इस कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो, है ना? यस। तो इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आएगा ये कैथोड उनको वापस खींचना चाहेगा। जो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला है जिसके पास एनर्जी नहीं है वो बेचारा तो वापस चले जाएगा अंदर, वो बेचारा तो जा ही नहीं पाएगा ज्यादा दूर, वो तो जैसे निकला पॉजिटिव कैथोड ने उसको अपनी तरफ खींच लिया वापस से। जिसके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से कैथोड से थोड़ा दूर जाएगा, पर पॉजिटिव चार्ज इसको भी पुल कर रहा है, इट विल गेटिंग रिटार्ड, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, जब स्पीड जीरो हो जाएगी तो वापस आ सकता है। ठीक है, जिसके पास बहुत अच्छी खासी एनर्जी है वो हो सकता है कि यहाँ से आराम से यहाँ तक पहुंच जाए, एनोड तक पहुंचते पहुंचते भी उसकी स्पीड जीरो ना हो, तो वो आराम से यहाँ तक पहुंच जाए। और अगर वो एनोड पे पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुंचेगा तो इस सर्किट कंप्लीट होने की वजह से वो वापस कैथोड पे आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या प्रोसेस हो रही होगी? यहाँ पर लाइट फॉल हुई तो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट आइडेंटिकल, जो बाहर निकल रहे तो उनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल एनर्जीज। सम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कि जीरो एनर्जी से बाहर आए तो वो वापस अंदर चले जाए कैथोड पॉजिटिव होने से, जो इलेक्ट्रॉन का सफिशिएंट एनर्जी थी वो एनोड में पहुंच गए, उसकी वजह से सर्किट बैलेंस हो गया। तो ये प्रोसेस लगातार चल सकती है। तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो लगाने पर जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे सबके सब एनोड पे पहुंच गए। ये बात समझ में आई? जीरो पोटेंशियल लगाने पर सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पहुंच रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे उधर की तरफ पुलिंग फोर्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ज्यादा करंट आ सकता है। आपने इतना पोटेंशियल लगाया कि जो सबसे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था उसको भी यहाँ तक पुल करके लेके आ गया, जो सबसे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था उसको भी यहाँ तक पुल करके लेके आ गया। उसके बाद तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन है सब पहुंचने लगेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वो सब यहाँ पहुंचने लगेंगे, इसलिए करंट फिर सेचुरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ बताया होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सो क्यू करंट का ऐसा ग्राफ है वो हमने समझा, और पिंच ऑफ पोटेंशियल वो पोटेंशियल होगा जो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से इस पर क्रिएट हो रहा होगा। उतना ही आपने उल्टा पोटेंशियल लगाया तो इसके पोटेंशियल का इफेक्ट जीरो हो गया और सर्किट में आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। ठीक है, चलो तो ये अपन ने बात करी पिंच ऑफ पोटेंशियल का क्या मतलब है। अच्छा, सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे। क्यों कर रहा होगा? वेव थ्योरी से सोचे तो ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट मतलब ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो इसलिए करंट ज्यादा आ रहा होगा। बिल्कुल सही। तो वेव थ्योरी भी इसको समझा देती है कि क्यों सैचुरेटेड करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। और फोटोन थ्योरी से भी समझा सकते हैं। फोटोन थ्योरी से भी इंटेंसिटी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इसलिए करंट ज्यादा आ सकता है। दोनों ही थ्योरी से ये
सेचुरेटेड करंट की इंटेंसिटी में डिपेंडेंसी अच्छे से क्लियर होती है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो यशवर्धन बोल रहा है सर अगर एक इलेक्ट्रॉन स्लो है उसके पहुंचने उसके पीछे वाला पास से देन द रिपेलेंट फास्ट इलेक्ट्रॉन भी एनोड नहीं पहुंचेगा। यहाँ ये आपस इलेक्ट्रॉन का आपस में इंटरेक्शन की अपन बातें नहीं कर रहे थे, हमें मान के चल रहे हैं कि वो इतनी स्पीड से निकल रहे इलेक्ट्रॉन के आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, है ना, इनका आपस में इंटरेक्शन हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अपन ने बात करी कि ऐसा ग्राफ क्यों आता है। इस ग्राफ में खास बात आती है जब अपन पीछे का ग्राफ देखते हैं, पीछे इसको बैकट्रेस करते हैं, ये पोटेंशियल को मैं नेगेटिव कर देता हूँ तो इसमें कुछ और खास चीजें क्रिएट होती है। ठीक है, अब अपना आज अपना टाइम ओवर हो चुका है, आज अपन यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना? चलो बुराउद्दीन पूछ रहा है एसी वोल्टेज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हाँ एसी में भी हो सकता है, सुटेबल हो तो हो सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ बिल्कुल सही। चलो तो आज यहाँ रुकते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रिक की थ्योरी अच्छे से पढ़कर आइएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको पूरा सारे एक्सप्लेनेशन जितनी भी चीजें वो सब कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों मिलते। टेस्ट की डेट वही 5 सितंबर है, 3 वीक बाद 5 सितंबर। चलो ओके बच्चों, बाय सबको, टेक केयर। और देवेश बोल रहा है सर इसका एक्सपेरिमेंट अभी करना है क्या? एक्सपेरिमेंट अभी करना है क्या मतलब एक्सपेरिमेंट याद करना है कि क्या बोल रहे हो आप? एक्सपेरिमेंट तो पढ़ना ही है ना अपन को। अच्छा मॉड्यूल में जो इसका एक्सपेरिमेंट है उसमें इसका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, और होगा तो फिर पढ़ लीजिए उसको, है ना? ठीक है, चलो ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेस्ट बताया ना 3 वीक बाद 5 सितंबर। चलो बाय, टेक केयर।